हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सारगी आईएएस पीसीएस में। यस, जैसा कि हमने पिछले क्लास मॉडर्न हिस्ट्री का शुरू कर ही दिया है। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था सामंतवाद, और पूंजीवाद। पूंजीवाद, ये दो शब्द के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में। अगर किसी को इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो आप मॉडर्न हिस्ट्री प्लेलिस्ट में जाकर मॉडर्न हिस्ट्री का पहला क्लास देख सकते हैं। क्योंकि ये जो शब्द है ना, ये आपको इतिहास में बहुत परेशान करेगा अगर आप इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं रखोगे तो। अब हमने कंसेप्ट क्लियर कर लिया था कि सामंतवाद जो है मध्यकाल का ये टर्मिनोलॉजी है। जो लोग जमींदार होते थे या फिर जमीन का लगान यानी टैक्स वसूलते थे उसको सामंतवाद कहते थे, और उसका पहुंच बहुत बड़ा था। यानी ऊंचे पैसे के बनिस्बत ये ऊंचे क्लास के लोग होते थे। कालांतर में जब ये मॉडर्न हिस्ट्री मॉडर्न युग शुरू हुआ, मॉडर्न एज जब शुरू हुआ, आधुनिक युग जब शुरू हुआ, तो उन्हीं लोगों ने जो है अपने पूंजी लगा के नई चीजों की खोज और आविष्कार करना शुरू किया और पूंजीवाद का कंसेप्ट आया। तो ये आधुनिक वर्ड है, ये मध्य युग का वर्ड है। इसको सिर्फ इतना ही फर्क है इसमें। इसका कंसेप्ट पूरा पिछले वीडियो में देख लेना। चलिए आप देखते हैं 15वीं शताब्दी में यूरोपियन, यहाँ पे लिखा हमने पहला हेडिंग कि 15वीं शताब्दी में यूरोपियन औपनिवेशिक यानी कॉलोनियल शक्तियां नवीन खोज के लिए बाहर निकली। देखो ये जो आज का क्लास है ना, ये प्री प्लस मेंस ओरिएंटेड है। आप इसमें मेंस के भी आंसर लिख सकते हैं, और किस तरह लिखा जाता है, कैसे क्वेश्चन आता है मैं दिखाऊंगा बाद में। आप इन बिंदुओं पे ध्यान दीजिए और जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। यूरोपियन औपनिवेशिक, आप इन शब्दों पे ध्यान दीजिए। औपनिवेशिक, कॉलोनियल, ये दो तीन शब्द बहुत परेशान करेगा बार बार आपको। एक होता है औपनिवेशिकवाद, औपनिवेशीकरण, इस तरह का शब्द आपको आएगा बार बार। देखो दोस्तों, औपनिवेशिक का शाब्दिक अर्थ होता है कि कोई भी एक पावर, शक्तिशाली देश अपने से कमजोर देशों के ऊपर जब वो शासन करे और उसकी धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा आर्थिक हालात को वो अपने हिसाब से चेंज कर दे, बदल दे, और अपने हित के लिए उस जगह पे अपने क्षमता का प्रयोग करे और शासन का प्रयोग करे, तो ऐसे शासन को औपनिवेशिकवाद कहते हैं। क्या समझ में आया? अब देखो इसको ऐसे समझाता हूं मैं, आप और अच्छी तरह इस तरह समझ जाओगे। इसको मैं मिटा सकता हूं, आप चाहो तो पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बार। यस, देखो आप, ये देश शक्तिशाली है, राइट? ये कंट्री है, इसको मान लेते हैं ब्रिटेन, राइट? ये कंट्री है, और इस जगह पे एक इससे कमजोर देश है, राइट? इसको मान लेता हूं मैं इंडिया, मान लेता हूं, कोई सा भी देश हो सकता है, तो मैं इंडिया लिखता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, राइट? अब इसकी पावर जो है इस टाइम में बहुत ज्यादा है, और इसके पास जो है लेस पावर है। ब्रिटेन का जो शासन है ये अपना चारों तरफ फैला हुआ है और ये पावरफुल देश है। यहाँ के शासक क्या काम करता है, इस जगह पे जाके अपना कॉलोनी बनाता है। कॉलोनी किसको? इंडिया को। कैसे? ये धीरे धीरे अपने क्षमता का प्रयोग, पावर का प्रयोग किसके ऊपर करता है? एक अपने से कमजोर देश के ऊपर, अपने से कम ताकत वाले देश के ऊपर अपना क्षमता और ताकत का प्रयोग करता है। अब प्रयोग करके यहां की जो संस्कृति है, इस जगह मैं लिखूं, यहां की जो संस्कृति उसको वो चेंज कर देता है, अपने हिसाब से अपना नियम बनाता है और इसको मजबूर कर देता है, उसको मानने के लिए बाध्य कर देता है। उसी तरह यहाँ की जो धार्मिक रीति रिवाज है उसको भी ये चेंज करने की कोशिश करता है, इसके ऊपर भी प्रभाव डालता है। यही नहीं, यहाँ की जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जैसे हम लोग जानते हैं कि पहले क्या होता था, इंडिया में रजवाड़े का शासन, राजाओं का शासन चलता था, तो उसको भी ये प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है, और अपने हिसाब से अपना नियम कानून लागू करता है। तो इट मींस ये पॉलिटिकल भी हस्तक्षेप करता है। पॉलिटिकल यानी राजनैतिक ये भी हस्तक्षेप ये इस देश पे करता है। यही नहीं,
ये अपने हित के लिए, अपने देश को स्ट्रांग करने के लिए, अपने आप को और स्ट्रांग करने के लिए, मजबूत करने के लिए क्या काम करता है, इस देश का एक और शोषण करता है। क्या? आर्थिक 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 शोषण करता है। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होती है उसको ये क्या काम करता है, अपना देश लेके जाता है, राइट। संस्कृति में अपने हिसाब से ये इसको ढालता है। उसी तरह पॉलिटिकल सिस्टम में अपने हिसाब से नियम कानून बनाता है। और इस तरह इस देश को, ये पावरफुल देश, एक कमजोर देश को क्या काम करता है, उसको अपने अंडर ले लेता है और अपने हिसाब से, अपने हित के लिए इसके सारे रिसोर्सेस का दोहन करता है और इस पे अपना क्षमता चलाता है। तो ऐसे शासन को, ऐसे स्थिति को कहते हैं औपनिवेशिकवाद। क्या कहते हैं इसको? औपनिवेशिकवाद, राइट। समझ में आया आपको? औपनिवेशिकवाद कहते हैं। लेकिन इसने जो ये क्रियाकलाप किया, जरा समझना, इसने जो एक्टिविटीज की, इसमें ये सारे एक्टिविटीज हो गया इसके लिए औपनिवेशिकरण, यानी जो कार्य किया इसने जो किया, जो इसकी एक्टिविटीज है, इसको हम क्या कहेंगे? औपनिवेशिकरण। अच्छा, ये तो समझ में आ गया। अब आप एक बात समझो, औपनिवेशिकरण, औपनिवेशिक देश कौन हो गया? कॉलोनी कौन हो गया? कॉलोनी। जिस देश में कोई पावरफुल देश जब उसको इस तरह के चेंजिंग पॉलिटिकल और सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक चेंज जब लाए अपने हित के लिए, तो वह देश, ये देश इंडिया, इस देश के लिए क्या बन गया? कॉलोनी बन गया। होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो ही गया होगा कि औपनिवेशीकरण या औपनिवेशिकवाद किसे कहते हैं। अब ये शब्द आपको समझने में आसानी होगी। चलते हैं इतिहास, अब आगे की ओर चलते हैं हम लोग। अब देखो यहां पे कह रहा कि 15वीं शताब्दी में तो खोज के लिए लोग बाहर निकले, बट ऐसा नहीं था कि 15वीं शताब्दी से पहले लोगों की दिलचस्पी नहीं थी या लोगों का कनेक्शन नहीं था, ऐसा नहीं था। ईसवी यानी ईसा के आने से पहले, ईसवी जब से शुरू हुआ और उससे पहले से ही यूरोपियन जो है अन्य देशों के साथ अपना संबंध पहले से ही बना के रखा था, अपने पूर्व के देशों के साथ। आपको कुछ चीज मैं दिखाऊंगा प्रोजेक्टर पे, आप थोड़ा सा इधर पहले ध्यान दो। ये इस जगह पर मैं लिख के रखा हूं। आपको जब ये क्वेश्चन आए ना इस तरह का कि भारत में यूरोपियन शक्तियों का आगमन हुआ, इसके आप वजह या कारण बताइए, और ये भी बताइए कि किन कारणों से यूरोप में पुनर्जागरण आया और उन लोगों ने अपने से बाहर देशों के ओर शासन या फिर शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अपने देशों से बाहर निकला। इस तरह का कोई भी अगर क्वेश्चन इस तरह का बनता है तो आप इन सारे बिंदु को उसमें आप पॉइंट आउट कर सकते हो। ये तो आपके कंसेप्ट के लिए मैं बनाया। आप इस तरह लिख सकते हो कि जब 15वीं शताब्दी में जो है यूरोपियन अपने से बाहर निकला, बट ऐसा नहीं था कि 15वीं शताब्दी ही में वो बाहर निकले, इससे पहले भी उनका संपर्क चीन तथा भारत तथा अन्य देशों के साथ था। अब ये आप एक चीज आप इंपॉर्टेंट नोट कर सकते हो, लिख सकते हो फोल्डर के तौर पे, जो कि आपके लेख में और जान डालेगा कि यूरोपियन क्यों इतना आतुर हो गए या फिर इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो गए कि वो पूर्व देशों के ओर व्यापार करने के लिए ज्यादा आकांक्षित क्यों हो गए। इसका एक मेन रीजन है, मुख्य रीजन, मुख्य कारण, वो है मार्को पोलो की यात्रा वृत्तांत, ट्रैवल हिस्ट्री। देखो दोस्तों, अभी के हिसाब, अभी तो आप घंटे में 2 घंटे में एक देश से दूसरे देश कहीं से कहीं पहुंच जाते हो, लेकिन पहले क्या होता था ना कि आप जब अपने देश से जब बाहर के देश जाते थे तो आपको टाइम लगता था, उसमें अच्छा खासा 1 महीने 2 महीने, साल 2 साल 3 साल, इस तरह एक देश से दूसरे देश जाने में साल भर का टाइम भी लग जाता था अगर आपके पास संसाधन नहीं होता था। तो क्या हुआ ना कि ये मार्को पोलो व्यक्ति के बारे में थोड़ा सा बता दूं, इंटरप्ट करता हूं, आपके नॉलेज के लिए बता दूं मैं मार्को पोलो के लिए। अगर आप इसमें ओमिट करूं, देखो इस व्यक्ति के बारे में जरा जानते हैं हम लोग। आप इतिहास पढ़ोगे, स्पेक्ट्रम पढ़ोगे, बट ये डिटेल नहीं मिलेगा, आपको एक कंसेप्ट में बना दे रहा हूं, राइट। देखो ये मार्को पोलो व्यक्ति, मार्को पोलो भाई, इनका जन्म इटली के वेनिस शहर में हुआ था। कहां हुआ था? इटली के वेनिस शहर में, तो इसका मतलब आपका एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि मार्को पोलो, पीसीएस में खासकर इस तरह क्वेश्चन पूछे किस देश के निवासी थे। ये पीटी का क्वेश्चन बन सकता है पीसीएस में। तो मार्को पोलो इटली के निवासी थे। इटली के किस जगह के? वेनिस के। भाई इनका जन्म ना
1254 ईस्वी को हुआ था, 1254 ईस्वी को, और 1324 को इनका देहांत हो गया था। मैं इस जगह पे लिख सकता हूं 1254 से 1324। इनके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि ये वेनिस शहर से यानी इटली से लगभग 17 साल की उम्र में ये चीन की यात्रा के लिए निकले, और इनके पिता एक धनी व्यक्ति थे, मालदार व्यक्ति थे। ये 17 साल की उम्र में इटली से चीन के लिए रवाना हुआ अपने चाचा और अपने पापा के साथ, यानी अपने फादर के साथ। इसने बहुत तरह के लोग रास्ते में देखा, और वहां से ये जब चीन पहुंचे तो चीन में लगभग 3 साल तक ठहरा। ये पहले मंगोल शासक कुबलई खां के पास पहुंचे, मार्को पोलो, और कुबलई खां ने इनको अपना दूत और गुप्तचर बना दिया। किनको? मार्को पोलो को। और मार्को पोलो जो है वहां से पूरा चीन का सफर किया, और लगभग चीन से लेकर म्यांमार तक इसने सब कुछ देखा, और वहां से फिर ये रिटर्न हुआ 1271 में। 1271 में ये जो है 1295 ईस्वी में अपना देश वतन लौट गया। कौन? मार्को पोलो। जब ये 1295 में मार्को पोलो अपना वतन लौटा तो उस समय क्या हुआ ना, अनफॉर्चुनेटली, इसको मैं मिटा दूं, अनफॉर्चुनेटली एक देश है, आप स्विट्जरलैंड, मैं नक्शा में भी दिखाऊंगा, ये स्विट्जरलैंड है और इटली और इस जगह पे इस तरह ऐसे। तो एक और जगह का नाम आप पढ़ोगे इतिहास में, जेनेवा, जेनेवा, वेनिस। वेनिस शहर जो है, वेनिस कहां का है? इटली का, राइट। ये शहर इटली का है, इटली का है, और ये स्विट्जरलैंड का है, स्विट्जरलैंड, यानी जेनेवा जेनेवा हो गया आपका स्विट्जरलैंड में, और इटली में वेनिस। अब क्या हुआ ना दोस्तों कि उस समय इटली का दबदबा चलता था, मतलब पूर्वी देशों के साथ अपना एक अधिकार चलता था। तो ये जो है ना, ये एक दूसरे में यूरोपियन भी लड़ते रहते थे कि हमारी वर्चस्व ज्यादा हो, हमारी वर्चस्व ज्यादा हो। तो जेनेवा और वेनिस में लड़ाई होगी। अनफॉर्चुनेटली जब लड़ाई हुई तो ये वेनिस के यात्री मार्को पोलो को गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार हो गई है, और इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, और जेल में एक लंबा समय तक रहा। और जेल ही में एक लेखक से अपनी बात कहकर मार्को पोलो ने अपना उन्होंने जो इटली से लेकर चीन तक का सफर किया था, पूरे यात्रा का विवरण ही उनसे लिखवाया कि भाई तुम जो भी मैं देखा हूं उसको तुम नोट करो और लिखो। तो इसमें अपना ट्रैवल हिस्ट्री, जो अपने सफर किया, सफरनामा या फिर यात्रा वृत्तांत, उसको लिखवाया। किस नाम से? द ट्रैवल हिस्ट्री ऑफ मार्को पोलो के नाम से एक बुक लिखवाया इन्होंने, जेल ही में रहकर। और जेल ही में इनका 8 जनवरी 1324 को देहांत हो गया। इनका? मार्को पोलो का। अब क्या हुआ ना कि इनकी बुक तो छप गई, इनकी बुक तो लिखी गई। अब इनके यात्रा वृत्तांत से, इनकी जो बुक थी, इनसे यूरोपियन लोग जब पढ़ा कि अरे हम लोगों से पूर्व की जो देश हैं ये तो बहुत ही समृद्ध है, बहुत सारे इनके पास धन दौलत है, जो कुछ भी इसने देखा था मार्को पोलो ने, ये सारी चीज अपने बुक में इनसे लिखवा दिया था। सब देख के वहां से ज्यादा आकर्षित हुआ और सोचा कि नहीं, हमें भी क्यों नहीं जाना चाहिए। तो उसके बाद वहां से लोग निकलने की कोशिश किया, बट उस समय क्या था, इटली का एकाधिकार था, यानी पूर्व की देशों से इनका व्यापार ज्यादा हुआ करता था। तो ये इटली जो है यहां से सामान लेके जाते थे और अन्य देशों को सप्लाई करता था। तो यूरोप के अन्य देशों को भी मन में हुआ ऐसा क्यों ना करे कि हम भी अपना एक रूट तलाशे और हम भी अपने स्तर से सामान लाकर यहां ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट और मुनाफा कमाएं। अच्छा, ऐसा हुआ क्यों? देखो, मैंने कहा था कि सामंतवाद जब खत्म हो गया तो पूंजीवाद शुरू हुआ। तो जब पूंजीवाद शुरू हुआ दोस्तों, तो विलासता आएगा, विलासता आएगा ना, विलासता आएगा, बाजार ज्यादा होगी क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है ना। अब तो पहले की तरह सिर्फ कृषि पे डिपेंड नहीं है, अब क्या है, लोग मार्केट बन गया, तरह तरह की चीजें बनने लगी, कारखाना बन गया, आपका मशीनें बन गई। तो इन सब चीजों से क्या हुआ, लोगों में आराम, विलासता की ओर बढ़ा लोग, बाजार का स्थापना हुआ। तो लोगों को किस चीज की जरूरत होगी? जब कारखाना होगा, स्वाभाविक है